नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कैंसर के इलाज में रेडिएशन थेरेपी यानी विकिरण चिकित्सा एक वरदान बनकर उभरी है। इसकी मदद से जहां इस जटिल रोग का उपचार करना काफी प्रभावी माना जाता है, तो वहीं इसके कुछ अन्य प्रभाव भी मरीजों में देखने को मिलते हैं। आज हम इसी विषय की बारीकियों पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बेहद खास मेहमान। राजधानी रायपुर के सुयश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नंदिता केशरवानी जी। मैडम, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। मैम, कैंसर को लेकर अक्सर कई तरह की भ्रांतियां होती हैं, लोगों के बीच में एक डर भी होता है और इसमें रेडिएशन थेरेपी यानी विकिरण चिकित्सा बहुत कारगर मानी जाती है। इस पर तो हम आपसे बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले एक सामान्य सा मेरा सवाल आपसे ये है कि कैंसर को समझा कैसे जाए और इसके मुख्य जो लक्षण हैं वो मरीजों में क्या देखने को मिलते हैं। ये आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं अमित जी। कैंसर के क्या लक्षण हैं और मरीज को कब डॉक्टर के पास जाना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जैसे बॉडी में कोई भी चेंजेस होते हैं, जैसे नॉन हीलिंग अल्सर बोलते हैं जिसको, या क्रॉनिक कफ होता है, या पेशाब और मल के आदतों में बदलाव होता है, या आवाज़ में बदलाव होता है। इस प्रकार से अगर मरीज़ को पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है, या जो तिल वगैरह होता है उसके साइज़ और शेप में चेंज होता है, कोई भी शरीर में नॉर्मल से हट करके होता है, तो मैं ये बोलूँगी कि मरीज़ को हमेशा उसके लिए एक बार दिखाने ज़रूर जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तमाम लक्षण ऐसे होते हैं जो एक अलार्म हम कह सकते हैं मैम कि ये कैंसर का है, और इसके बाद आप निश्चित तौर पर किसी चिकित्सक को दिखा सकते हैं जो कि विषय विशेषज्ञ हो। मैम, एक अहम सवाल ये भी है कि अक्सर कैंसर को लेकर ये भी कहा जाता है कि महिलाओं को खासकर ध्यान रखने की इसमें ज़रूरत होती है। क्या ऐसा वास्तव में सच है कि महिलाएं जो होती हैं वो बहुत ईजिली एक्सेसिबल होती हैं इस रोग की चपेट के लिए? इसमें मैं आपसे 2 बात बोलना चाहूँगी। जी। पहला तो ये कि हम अगर महिला को शिक्षित करते हैं और कैंसर के बारे में अवेयर करते हैं, तो इस बहाने हम पूरे घर को भी अवेयर कर देते हैं। अगर माँ को या पत्नी को ज्ञान होता है कि क्या चीज़ बदलाव हो रहा है, क्या नॉर्मल से अलग हो रहा है, तो वो स्वयं का तो ध्यान रखती है, वो घर परिवार का भी ध्यान रखती है। दूसरा चीज़ ये कि जो महिलाओं में कैंसर होते हैं, जिनमें मुख्यतः ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर है, हालांकि महिलाओं में मुंह का कैंसर और कोलोन का कैंसर भी पाया जाता है, पर उनको खुद के प्रति अवेयर रहने से ही ये सब कैंसर की रोकथाम हम कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लाइफस्टाइल में हम कुछ ऐसे बदलाव कर सकते हैं जिससे हम इस रोग की चपेट में आने से दूर रहें? हाँ, एक पॉजिटिव और एक हेल्दी लाइफस्टाइल हर किसी को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि अपने खान पान में लो फैट डाइट, हाई फाइबर डाइट, प्रोटीन डाइट, एक्सरसाइज करना, योगा करना, लेट नाइट नहीं खाना, अपने वज़न पर कंट्रोल रखना। ये जो छोटी चीज़ें हैं जिनको हम नॉर्मली बहुत ध्यान नहीं देते, लेकिन ये आगे एक्यूमुलेट होकर के काफ़ी घातक हो सकती है। इसलिए हमको बहुत ही बिगनिंग से, ऐसा नहीं है कि एडल्टहुड में, चाइल्डहुड से ही हमको ये हैबिट्स बच्चों में इनकलकेट करना है, ताकि हम फ्यूचर में कैंसर को प्रिवेंट कर सकें। बिल्कुल। तो लाइफस्टाइल में अगर आप बदलाव करते हैं तो निश्चित तौर पर इस पूरे रोग से आप निदान पा सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये कहना गलत भी नहीं कि आज की जीवन शैली जिस तरह से मैम लोगों की बदल रही है, बहुत भाग दौड़ भरी जिंदगी है, लोग अक्सर जंक फूड्स पर डिपेंड करते हैं, तो ऐसे में एक हेल्दी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत उनसे दूर हो जाती है, और ये भी एक कारण हो सकता है आपके शरीर में इस रोग के जन्म लेने का। मैम, आगे बढ़ते हैं और हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है और कौन कौन से प्रकार के कैंसर महिलाओं में पाए जाते हैं? ऐसे तो आमतौर पे महिलाओं में सब प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं, जैसे मुंह का हुआ, लंग्स का हुआ, पेट का हुआ, कोलोन का हुआ। पर मुख्यतः अगर हम महिलाओं की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, स्तन कैंसर और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर प्रमुख होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर घर में महिला इसके लिए शिक्षित रहे कि उसके शरीर में अगर कुछ बदलाव होता है, या उसको ब्रेस्ट में कुछ लंप फील होता है, या ब्लीडिंग ऐसे हो रहा है जो नॉर्मल ब्लीडिंग से अलग है, तो उसको डॉक्टर के पास जाना
ज़रूरी है। बिल्कुल मैम, स्क्रीनिंग टेस्ट का भी जिक्र यहाँ पर होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या टर्म है, उसे भी आप समझाएं। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जब एक तो हाई रिस्क पेशेंट में करना इसको ज़रूरी होता है, दूसरा एक 40 साल की उम्र के बाद हर किसी को करवाना चाहिए। ये तब होता है जबकि कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स हमको बॉडी में नहीं मिलते हैं, पर हम स्क्रीन करके रखते हैं। ये बहुत ही अर्ली प्रिवेंशन डिटेक्शन के उसमें आता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में जैसे कि सिग्मोइडोस्कोपी कराना, कोलोनोस्कोपी कराना, पेप्समियर टेस्ट कराना, मेमोग्राफी कराना, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना, ये सब स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। जी मैम। मैम, महिलाओं में जो बच्चेदानी का कैंसर होता है, ये कितना घातक होता है और क्या इसका जड़ से उपचार कर पाना संभव है? हाँ, कैंसर का इलाज तभी संभव है जब हम इसको बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लेते हैं। महिलाओं में जो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर होते हैं उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है जो एचपीवी जिसको हम बोलते हैं, वो एक मुख्य कारण होता है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, अर्ली एज एट चाइल्ड बर्थ, लेट मेनोपॉज, ये सब कारण होते हैं महिलाओं में बच्चेदानी के कैंसर में। या उनके मासिक धर्म के जो रेगुलरिटी है उसमें भी कुछ बदलाव होता है। तो महिला को अपने आप को निग्लेक्ट नहीं करना है, उनको जाके परामर्श लेना है ताकि कैंसर बढ़ने से रुके। और अगर हम इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं उतना ही जल्दी और उतना ही इसका क्योर बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो जिस तरह से इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने दर्शकों को आपको लक्षण बताया कि कैंसर के ये लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं तो तुरंत आप चिकित्सकीय परामर्श लें और उसके बाद ही अगर इसे डिटेक्ट किया जाता है समय से तो आप इसका उपचार जड़ से कर पाएंगे। हाँ। मैम, एक टर्म आता है मुंह का कैंसर। मुंह का कैंसर किस तरह से होता है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि तंबाकू को अपने जीवन से निषेध रखना चाहिए, यानी तंबाकू एक बहुत बड़ा कारण होता है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस तरह के कैंसर का। लेकिन यदि हम बात करें जो लोग तंबाकू नहीं भी खाते हैं उनमें भी ये कैंसर देखने को मिलता है, ऐसा क्या होता है, इसके और कौन से अहम कारण होते हैं? मुंह के कैंसर के लिए प्रमुख कारण तो खैर तंबाकू होता ही है। ये तंबाकू कोई भी फॉर्म में, जैसे कि बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गुड़ाकू रखना, मंजन करना गुड़ाकू का, ये सब चीज़ होता है। उसके अलावा अगर इसके साथ शराब भी मिल जाता है तो एक हमारे में टर्म होता है जिसको कि भी बोलते हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट होता है, एडिटिव इफेक्ट नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें जब मिल जाती हैं तो कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा मुंह के कैंसर के लिए इल फिटिंग डेंचर्स भी एक कारण होता है, या लो इम्यूनिटी, बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक रहता है तो भी मुंह के कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तंबाकू निषेध का हम अवेयर करें पब्लिक को इस चीज़ के लिए। बिल्कुल, एक कैंपेन भी चलाने की ज़रूरत है। मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अक्सर होता है कि लोग जाने अनजाने में भी इसका सेवन करते हैं, खासकर जानकर ही करते हैं और अपने जीवन को बहुत ज़्यादा खतरे में डाल देते हैं। मैम, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि कैंसर के ये जो तमाम कारण हैं, इससे बचने के उपाय भी निश्चित तौर पर होंगे, इससे बचा कैसे जाए? बचने का वही जो हम आपको बताएं कि लाइफस्टाइल हैबिट्स में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये प्रमुख है कि हमको अगर फैमिली में हिस्ट्री होता है कैंसर का, या आपका शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस आपको लगते हैं तो आप अर्ली स्टेज में ही डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप कराएं। इसको एक होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं टुवर्ड्स योरसेल्फ, जो हमको कैंसर से बचाने में हेल्प करेगा। बिल्कुल। मैम, जब भी कैंसर का इलाज होता है, दो टर्म बहुत खास होते हैं, एक कीमोथेरेपी और दूसरा रेडियोथेरेपी। इस ट्रीटमेंट को हम किस तरह से आसान शब्दों में समझ सकते हैं? कीमोथेरेपी यूजुअली होता है जो हम इंजेक्शन देते हैं कैंसर के सेल्स के रोकथाम के लिए या उनको उस टाइम ख़त्म करने के लिए, और ये इंजेक्शन अपन पेशेंट लोग को देते हैं, इसको कीमोथेरेपी बोलते हैं। और रेडियोथेरेपी रेडिएशन द्वारा कैंसर का इलाज होता है। दोनों ही मिलकर के पेशेंट को क्योर करने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल। मैम, आप पेशे से रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और रायपुर के सुयश हॉस्पिटल में काफ़ी समय से अपनी सेवाएं भी दे रही हैं। इस तरह के जब भी केसेस देखे जाते हैं उसमें रेडिएशन थेरेपी, जिसके आप विशेषज्ञ भी हैं, हम इसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये रेडिएशन थेरेपी है क्या? इसके विस्तार से आप जानकारी आप दर्शकों को देना चाहते हैं। रेडिएशन थेरेपी बेसिकली जो अगर लोकलाइज्ड ट्यूमर होता है जो रेडिएशन को रिस्पॉन्ड करता है तो हम पेशेंट को उसको एडवाइस करते हैं। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि पूरे जैसे कीमोथेरेपी पूरे शरीर में अफेक्ट करती है, रेडिएशन थेरेपी उस पर्टिकुलर एरिया में अफेक्ट करती है
और इसका अच्छा हमको रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। जी मैम, रेडिएशन थेरेपी के क्या किसी तरह के प्रकार भी होते हैं या फिर एक सिंगल थेरेपी इसे समझा जाए? नहीं, ये अलग अलग प्रकार का होता है और अलग अलग शरीर के ट्यूमर में अलग अलग टाइप से दिया जाता है। ये एक कोई मतलब अपन इसको फिक्स करके नहीं बता सकते कि ये इस कैंसर के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है। मैम, आपने बहुत विस्तार से इन तमाम पहलुओं पर जानकारी दी है। एक पहलू जो हमने चर्चा के दौरान यहाँ पर आपसे चर्चा में एक पॉइंट हमने निकाला है, वो है ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, जो खासकर महिलाओं में होता है। हम चाहते हैं कि विस्तार से आप दर्शकों को इसके बारे में भी जानकारी दें कि ये किस तरह से हो सकता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है, माँ को तो माँ की बहन को या माँ बेटियों को होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये कभी कभी फैमिली में रन करता है, अनुवांशिक जिसको हम बोलते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि 40+ के बाद स्क्रीनिंग की जाए उस फैमिली में। इसके अलावा अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर उस फैमिली में रहा हो या कोई ऐसे ही ब्रेस्ट में लंप या निपल से डिस्चार्ज या ब्रेस्ट में खुजली होना या शेप दोनों ब्रेस्ट का अलग हो जाना, जो आमतौर पर महिलाएं निग्लेक्ट कर देती हैं कि आज है कल ठीक हो जाएगा करके, इस तरह से निग्लेक्ट नहीं करना है, अपने पे ध्यान देना है। एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं BSE, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो हर महिला अपने घर पर कर सकती है। और स्पेशली जब नहाते टाइम अपने ब्रेस्ट का आकार को देखना है, अगर उसमें उसको कुछ बदलाव लगता है, ऊपर नीचे लगता है या निपल छोटा बड़ा लगता है, ये बहुत ही अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर का हमको बताते हैं, तो तब जाकर के डॉक्टर का परामर्श लेना ज़रूरी होता है। बिल्कुल मैम, दो अहम सवाल और हैं। सबसे पहला तो ये है कि क्या ये अनुवांशिक होता है? यदि पीढ़ी दर पीढ़ी किसी की ऐसी हिस्ट्री चले आ रही हो फैमिली में कि उन्हें कैंसर हो चुका है उनके पूर्वजों को, तो क्या ये माना जाए कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो भी इसकी चपेट में आ सकती है? हाँ, ये एक जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर होता है और ओवेरियन कैंसर होता है, एक जीन होता है जिसको कि हम ब्राका जीन बोलते हैं, BRCA1 BRCA2। ये अगर किसी में पॉजिटिव होता है तो उसमें फैमिली में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है और इसके साथ ही अंडकोश के कैंसर की भी संभावना बढ़ जाती है। जी बिल्कुल मैम, एक भ्रांति ये भी है, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी को लाइफ में एक बार कैंसर हो गया तो लाइफ स्पैन में कभी कभी वो दोबारा भी उसे हिट करता है। क्या इसमें किसी तरह की सच्चाई है? क्या ये फैक्चुअल चीज़ें हैं? होता है, हमने खुद भी ऐसे मरीज देखे हैं जिनको एक के बाद दोबारा से वही कैंसर या कोई दूसरा कैंसर हो जाता है। बॉडी की या तो इम्यूनिटी वीक रहती है या फिर उनके कुछ जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं जिसके कारण ये होता है, पॉसिबल है, मतलब इस टाइप का। जी, तो मैम आपने बहुत सारी जानकारी इस विषय में दर्शकों तक दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेहत के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ी थी राजधानी रायपुर के CUH हॉस्पिटल से डॉक्टर नंदिता केशरवानी जी, जो पेशे से रेडिएशन एंकोलॉजिस्ट है, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिससे आप भी अनजान थे और एक जागरूकता का संदेश देने की भी कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने की है उनके साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और इसी के साथ सेहत में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। संकट जब सेहत पर आया, डॉक्टर्स ने ही सदा बचाया। आपके साये में सेहतमंद इंसान, आप हो धरती के भगवान। डॉक्टर्स डे पर हार्दिक शुभकामनाएं। सुमित बाजार, क्वालिटी अनमोल, बजट पे कंट्रोल। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। शुभम के मार्ट, सबसे सस्ता सबसे अच्छा।